हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो होगी वो वर्णमाला से संबंधित होगी और वर्णमाला में जो अघोष सघोष आपके वर्ण होते हैं, अघोष सघोष वर्ण या फिर आपके अल्पप्राण और महाप्राण, इन वर्णों के बारे में आज हम आपको सीरीज में बताएंगे। जो कि आज की जो वीडियो है उसमें अघोष सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण की जो आपकी वीडियो है, या फिर ये जो शब्द वर्ण जो पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर आपका यूपी टेट हो, या फिर सुपर टेट हो, या अन्य कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, तो इसमें वर्णमाला से संबंधित अघोष सघोष अल्पप्राण और महाप्राण से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला से संबंधित अघोष और सघोष के बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो पहला लिख देते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है, क्योंकि ये है जो है वर्णमाला से संबंधित है। अब बात आ रही है अघोष सघोष। ठीक है, अघोष कौन से होते हैं? अघोष वह जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं, और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष कहते हैं। अब अल्पप्राण की बात आ गई, तो अल्पप्राण में कौन सा होगा? जिसमें क्या है, हमारे व्यंजनों का पहला और दूसरा, इसका मतलब अगर अघोष की बात करेंगे तो पहला और दूसरा व्यंजन जो है अघोष है, और तीसरा चौथा और पांचवा आपका क्या है? सघोष है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अब अघोषत्व के आधार पर कितने होते हैं? दो प्रकार के आपके व्यंजन होते हैं। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर बात करेंगे तो घोषत्व के आधार पर देखो, पहला हो गया आपका अघोष, अघोष, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका सघोष। कौन सा हो गया? सघोष। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, ठीक है, स्वर तंत्रियों में, क्या? स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, क्या ना हो? कंपन ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम अघोष कहते हैं। और अघोष क्या है? आपके व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, मतलब पहला वर्ण आएगा और आपका दूसरा वर्ण आएगा। ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण, व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण इसमें आता है। अब बात आ रही है सघोष की। सघोष कौन से होते हैं? सघोष होते हैं जिन ध्वनियों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या हो? स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों में क्या हो? कंपन होता हो। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। ठीक है, अब कौन से होते हैं? आपके वर्ग का आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर का खा गा की सीरीज लेंगे तो का और खा आपका आ जाएगा किसमें? अघोष में,
और अगर सघोष की बात करेंगे तो आपका गा, घा और अणा आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका किसमें, सघोष में। यानी अघोष में आपका पहला और दूसरा व्यंजन आता है, दूसरा व्यंजन आ जाता है, और सघोष में आपका तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा होगी, क्योंकि परिभाषा देकर के भी आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। परिभाषा से संबंध भी इसका होता है, परिभाषा के बारे में भी इससे पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है इससे वो है आपका जो बता रहे थे हम अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण यानी प्राणत्व के आधार पर क्या होगा, दूसरा जो होगा आपका प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर जो होते हैं वर्ण वो होते हैं दो प्रकार के। इसमें भी क्या है, दो प्रकार के हैं। पहला जो है आपका वो होता है आपका, पहला जो वर्ण होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, अल्प प्राण। पहला कौन सा होता है, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन। और दूसरा होता है आपका महाप्राण व्यंजन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका महाप्राण व्यंजन। ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन है वो दो प्रकार के हैं व्यंजन। ठीक है, अब अल्प प्राण में क्या होगा, अल्प प्राण का मतलब क्या होगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। क्या, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे, और जिनके उच्चारण से ज़्यादा हवा निकलेगी उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण में आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक है, व्यंजन जो होगा आपका अल्प प्राण में पहला व्यंजन और तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन, और आपका महाप्राण में दूसरा और चौथा व्यंजन इसमें आता है। देखिए, अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है, जिनके उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। क्या निकले, कम हवा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, कम हवा निकले। क्या निकले, कम हवा, कम हवा निकले, उन्हें क्या कहते हैं हम, अल्प प्राण कहते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सा व्यंजन आता है इसमें, आपका पहला व्यंजन आता है, आपका तीसरा व्यंजन आता है, और आपका आता है पांचवा व्यंजन। तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन इसमें आता है। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, तीसरा, वो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आएगा। मान लो काखा गा के लाइन हम देख लें तो पहला क्या आएगा, का आ गया, फिर खा नहीं आएगा, फिर गा आएगा, और फिर घा नहीं आएगा, और फिर आपका अणा आएगा। ठीक है, यानी पहला, तीसरा और आपका कौन सा व्यंजन आएगा, पांचवा व्यंजन आता है। अब महाप्राण की बात करें, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकले। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकले, उन्हें क्या कहेंगे, महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये होगी परिभाषा महाप्राण की। क्या, जिन अल्पप्राण की देखिए, अगर अल्पप्राण की बात होगी तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन,
और महाप्राण किसे कहेंगे? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकले उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन, जैसे मान लीजिए काखा गा की अगर लाइन होगी तो इसमें आपका खा आ जाएगा और आपका इसमें घा व्यंजन आ जाएगा, यानी वर्ग का कौन सा हो गया? दूसरा और चौथा व्यंजन हो गया, दूसरा और चौथा व्यंजन इसमें आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से आपका काखा गा को हम वर्ग के अनुसार विभाजन करेंगे। ठीक है, घोषत्व के आधार पर, मतलब एक टेबल बनाएंगे जिसमें घोष, अघोष, महाप्राण और अल्पप्राण को, सारे व्यंजनों को, जो व्यंजन होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, उनको हम रखेंगे। ठीक है, देखिए अभी बात हुई थी सिर्फ परिभाषा की, ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण और आपका अघोष और सघोष के परिभाषा की बात हुई थी कि उनकी परिभाषा कैसे लिखते हैं। परिभाषा से संबंधित भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, परिभाषा दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित है, आपका क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वर्णमाला से, यानी घोषत्व और आपके अल्पप्राण और महाप्राण से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे, देखिए पहले क्या लिखा जाएगा आपका? पहले जो लिखा जाएगा उच्चारण स्थान। देखिए इसमें उच्चारण स्थान कंठ तालु भी आपका लिख दे रहा हूँ। क्या होगा आपका? पहले है उच्चारण स्थान, पहला हो गया उच्चारण स्थान। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी लाइन खींच लेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे हम, पहला क्या लिखेंगे आपका? अघोष। पहले लिख देंगे आप अघोष। क्या लिखेंगे? अघोष। और फिर आपकी क्या होगी? अघोष ध्वनियाँ आएंगी। ठीक है, फिर आपकी क्या आएगी? सघोष आएगी और फिर आपकी सघोष आएगी और फिर आपकी क्या आएंगी? फिर सघोष आएंगी, क्योंकि स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं अपने? 5 होते हैं। ठीक है, यानी अघोष, सघोष, अघोष, अघोष, सघोष, सघोष और सघोष। ठीक है, अब बात आएगी अपनी अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण किस में आएगा आपका? ये देखिए, आपका पहला क्या होता है? अल्पप्राण होता है। पहला क्या होता है? अल्पप्राण होता है। फिर आपका तीसरा अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण, तीसरा व्यंजन होता है। फिर आपका पांचवा भी आपका क्या होता है? अल्पप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, अब देखिए महाप्राण की बात आ जाएगी तो दूसरा आपका क्या होता है? महाप्राण होता है। कौन सा होता है? महाप्राण व्यंजन होता है। और आपका चौथा भी जो होता है, चौथा, वो भी महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, इससे आप अब देखेंगे टेबल के अनुसार हम इस तरह से इसको लिख लेंगे, इस तरह से। ठीक, इस तरह से हम बना लेंगे सारे कि कौन सा आपका किस में आएगा। ठीक, कौन सा अल्पप्राण होगा, कौन सा महाप्राण होगा, कौन सा सघोष होगा और कौन सा अघोष होगा। देखिए सबसे पहले देखिए आपके उच्चारण के स्थान। उच्चारण सबसे पहला होता है आपका कंठ। क्या होता है? कंठ से होता है उच्चारण। और वर्ग कौन सा होता है? स्टार्ट व्यंजन का। फिर आपका स्टार्ट होगा खा, फिर होगा आपका स्टार्ट गा, और फिर होगा आपका घा, और फिर होगा आपका अणा। देखिए का, खा, गा, घा और अणा। ठीक है, का, खा, गा, घा और अणा। ठीक है, ये खा हो गया आपका, खा हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें ये कंठ के अंदर, ये सबसे पहले ये देखिए उच्चारण स्थान इसका कहाँ है? कंठ है। काखा गागा अणा जो होता है कंठ से बोला जाता है। दूसरा देखिए कि आपका का कौन सा है? अघोष है और अल्पप्राण है। खा आपका कौन सा है? अघोष है और महाप्राण है। आपका देखिए सघोष है और अल्पप्राण गा है।
और आपका सघोष और महाप्राण क्या है, घा है, और आपका सघोष अल्पप्राण कौन सा है, अणा है। ठीक है, अगले देखिए अगला होगा, अगला जो उच्चारण होता है वो आपका कौन सा होता है, तालु से। कंठ के बाद जो स्थान होता है वो होता है आपका तालु से। ठीक है, तालु से हम कोई भी ध्वनियाँ बोलेंगे वो तालब बोल सकते हैं या हम तालु बोल सकते हैं, हम यहाँ तालब भी लिख सकते हैं, तालब। ठीक है, तालब ध्वनियाँ। अब दूसरा स्थान तो क्या होता है, चा का, क्या होता है, चा, छा, फिर होगा आपका जा, और फिर होगा आपका झा, और फिर होगा आपका या। ठीक है, अब देखिए इसमें चा है जो है तालु, तालु से बोलने वाली ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं जो तालु से होती हैं, क्योंकि जब इनको बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है तालु पे लगेगी। लेकिन ये क्या है, चा जो है अघोष ध्वनि है और आपका अल्पप्राण भी है। आपका छा जो है वो अघोष है और आपका महाप्राण ध्वनि है। अब यहाँ पर जो जा है वो सघोष है और अल्पप्राण ध्वनि है। इधर देखिए झा जो दिया है सघोष है और महाप्राण ध्वनि है, और ऐसे या जो है वो सघोष है और आपका अल्पप्राण है। ठीक है, इस तरह से जो है आपकी उच्चारण स्थान भी है इनका। अब अगली जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु के बाद मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। ठीक है, अब जब मूर्धन ध्वनियाँ जो हैं वो कौन से होंगी, टा वाली ध्वनियाँ। जो टा वाला व्यंजन होते हैं वो आपके मूर्धा में आते हैं, जैसे टा आपका हो गया ठा, आपका हो गया डा, और आपका हो गया ढा, और आपका हुआ अणा, यानी पांचवा हो गया अणा। अब यहाँ पर देखिए टा क्या है, आपका अघोष है और आपका अल्पप्राण है। आपका ठा जो है वो अघोष है और आपका महाप्राण है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आपका सघोष और अल्पप्राण है अणा, फिर आपका सघोष और महाप्राण है डा, और ढा है आपका, और सघोष और अल्पप्राण आपका अणा है। इस तरह से देखिए ऊपर से आप देखते रहेंगे और टेबल आपकी बनती रहेगी। यानी ये ध्वनियाँ जो है दोनों वो अघोष की चल रही हैं, ये तीनों आपकी सघोष की चल रही हैं, ये आपकी दूसरी लाइन जो है वो महाप्राण की चल रही है, और चौथी लाइन जो है वो महाप्राण की चल रही है। पहली लाइन आपकी अल्पप्राण होती है, तीसरी लाइन आपकी अल्पप्राण होती है, और पांचवी लाइन भी आपकी अल्पप्राण होती है। अब मूर्धन्य के बाद आते हैं दंत। कौन से, किसकी बात होगी, दंत ध्वनियाँ, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो दांतों से टकराएगी, वो दंत ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, कौन सी होती हैं, आपकी दंत। ठीक है, अब जो दंत वाली होंगी वो कौन सी हो जाएंगी, आपकी ता, था, दा, धा, ना। कौन सी होंगी, आपकी ता हो गया, आपका था हो गया, आपका दा हो गया, और आपका धा हो गया, और आपका हो गया ना। ता, था, दा, धा, ना जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी दंत होती हैं। और यहाँ पर देखिए ये अघोष ध्वनियाँ हैं दोनों, और ये तीनों सघोष ध्वनियाँ हैं। अब यहाँ पर ये आपका महाप्राण ध्वनियाँ हैं, ये आपकी अल्पप्राण है, ये अल्पप्राण है और ये अल्पप्राण है, ये आपकी महाप्राण ध्वनि है और ये आपकी महाप्राण ध्वनि है। यानी महाप्राण कौन सी होगी, दूसरी और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण का होता है। अब दंत के बाद बात आती है ओष्ठ की। ओष्ठ से उच्चारित ध्वनियाँ, ओष्ठ ध्वनियाँ, ओष्ठ की बात करेंगे तो ओष्ठ में आपका कौन सा आ जाएगा, ओष्ठ में आपका आ गया पाफा वाभा। ठीक है, जैसे पा, फिर आपका आएगा फा, फिर आपका आएगा बा, और फिर आएगा आपका भा, और फिर आएगा आपका मा। ठीक है, पा, फा, बा और भा और मा। इस तरह से ये जो ध्वनियाँ आपकी बनी ये आपकी कौन सी हो गई, ये देखिए अघोष हो गई, ये भी अघोष हो गई, ये सघोष हो गई, ये सघोष लाइन हो गई, ये भी सघोष की लाइन हो गई, ये अल्पप्राण की लाइन है, और ये आपका व्यंजन जो है महाप्राण है, ये आपके व्यंजन अल्पप्राण है, और ये आपके महाप्राण व्यंजन है, और ये भी आपके क्या हैं, अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम याद कर सकते हैं कौन से हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं
वो आपके अल्पप्राण हैं या महाप्राण हैं, या कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ यानी उच्चारण के अनुसार भी हम जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण की परिभाषा ही मैंने बता दी। अब कौन कौन से आपके व्यंजन हैं, कौन से किस में आते हैं, अल्पप्राण में, महाप्राण में, या अघोष में या सघोष में, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, अब अगले बात करेंगे इसी के बारे में। ठीक है, कुछ और भी ध्वनियाँ होती हैं जो अल्पप्राण महाप्राण के अंदर आती हैं। ठीक है, अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए, ये टेबल अगर मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ में अगर ना आए तो दोबारा आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं या फिर बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको ये टेबल पूरी समझ में आ जाए एक बार में। ठीक है, अगले हम बात करेंगे अन्य जो आपके व्यंजन होते हैं जिसके बारे में अल्पप्राण महाप्राण में आते हैं, जो अन्य भी व्यंजन होते हैं आपके, इसके अलावा भी। ठीक, इसके अलावा भी हमारे कुछ व्यंजन हैं जो अल्पप्राण और महाप्राण में आते हैं। देखिए पहला आपका, इसके अलावा जो आते हैं वो आते हैं आपके कितने, यारालावा, यानी अंतस्थ की बात हो रही। यारालावा किस में आते हैं आपके, किस में आते हैं, सघोष अल्पप्राण में। सघोष अल्पप्राण में किस में आएंगे, सघोष अल्पप्राण। अल्पप्राण में आपके क्या आएंगे, जो या है, रा है, ला है, या, रा, ला और बा, या, रा, ला और बा जो है आपका, वो आपका किस में आ जाता है, या, रा, ला, बा जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी किस में आती हैं, सघोष अल्पप्राण में आती हैं। ठीक है, सघोष अल्पप्राण कौन सी है, या, रा, ला और बा। ठीक है, अब अघोष महाप्राण की बात करेंगे। अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, महाप्राण, अघोष महाप्राण में क्या आती है। ठीक है, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके, ऊष्म, जैसे आपका बड़ा सा हो गया, आपका पेचिरा सा हो गया और आपका छोटा सा हो गया, ये आपका क्या है, अघोष महाप्राण है। कौन सा है, अघोष महाप्राण में आपके सा, सा, सा यानी ऊष्म ध्वनियाँ, अंतस्थ ध्वनियाँ जो थी वो आपकी क्या है, सघोष अल्पप्राण में आ गई। ठीक है, इसके अलावा जो हा हो गया वो आपका होता है सघोष महाप्राण। अगर यहाँ हा हो गया, मान लो हा हमने लिख दिया, तो हा ध्वनि जो होगी वो आपकी कौन सी होगी, अघोष, वो सघोष महाप्राण होगी। कौन सी होगी, सघोष, सघोष महाप्राण हो जाएगी ये, महाप्राण, ये सघोष महाप्राण में आता है। हा जो होता है वो किस में आता है, सघोष महाप्राण ध्वनि होती है इसके अंदर। ठीक है, ये भी आपका पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या आता है, इसके अलावा क्या है, आपके स्वर पूछ लिए जाते हैं। स्वर, स्वर आपके किस में आते हैं, तो स्वर जो होते हैं वो आघोष ध्वनियाँ होती हैं। कितनी, सघोष ध्वनियाँ, जो सभी स्वर होंगे वो आपके सघोष ध्वनियाँ होती हैं। स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर कौन सी होती हैं आपकी, सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष ध्वनियाँ होती हैं। कौन सी होती हैं, सभी स्वर जो है वो सघोष ध्वनियाँ होती हैं। कौन सी होती हैं, सघोष, सघोष ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, सघोष ध्वनि होती है, सघोष ध्वनि होती है। जो सभी स्वर हैं, छोटा आ से लेकर आहा तक जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, स्वर, वो सघोष में आते हैं सभी। ठीक है, ये भी आप याद करने वाली चीज़ है कि स्वर हमारे किस में आएंगे, तो सघोष होंगे। स्वर कौन से होते हैं आपके, सघोष होते हैं। अब इसके अलावा आगे जो बात करेंगे वो करेंगे आगत व्यंजन की। कुछ आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत व्यंजन कौन से होते हैं, आगत व्यंजन भी कहते हैं, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन की अगर बात करें तो कौन से होंगे आपके आगत व्यंजन। ठीक है, आगत व्यंजन की बात कर रहे हैं हम। ठीक, आगत व्यंजन। अब आगत व्यंजन की अगर बात करेंगे, यानी जो कि हमें फारसी से मिले हैं, मतलब जो कि विदेशी भाषाओं से हमारे भाषा में मिल गए आकर के, उनको आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा का, और यहाँ पर आपका नुक्ता लगा होता है, ये गोल का के यहाँ पर आपका क्या होगा, नुक्ता लगा होगा। जैसे खा, खा के यहाँ पर आप देखा होगा नुक्ता लगा होगा, यहाँ पर बिंदी टाइप की लगी होगी। ठीक है, अब क्या होगा, गा, क्या होगा, गा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, नुक्ता लगा हुआ होगा। और इसके अलावा क्या होगा, जा, और यहाँ पर क्या होगा आपका, नुक्ता लगा हुआ होगा। और आपका फा,
ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा आपका नुक्ता टाइप का लगा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से ये जो नुक्ता लगे हुए जो शब्द होते हैं वो आपके आगत व्यंजन हैं, और ये आपके क्या है फारसी से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, ठीक है। तो ये आगत व्यंजन होंगे। अब हम अयोगाह व्यंजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अयोगाह, ठीक है, अयोगवाह व्यंजन की बात करेंगे। अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन, ठीक है। अयोगवाह व्यंजन कौन से होते हैं आपके? अयोगवाह व्यंजन की अगर बात करें तो अयोगवाह व्यंजन कौन से होते हैं? तो अयोगवाह व्यंजन जो होते हैं आपके अंग, वो अयोगवाह जो होते हैं, अयोगवाह व्यंजन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन में भी आते हैं और स्वर में भी आते हैं। ये व्यंजन में भी आते हैं और स्वर में भी आते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे कि व्यंजन में और स्वर में कहाँ कहाँ ये आते हैं, व्यंजन में कहाँ आएंगे और स्वर में आपके कहाँ पर ये प्रयोग में होते हैं, ठीक। इसकी परिभाषा अभी बता दे रहे हैं। तो अभी देखिए ये अयोगाह हैं, अयोगवाह हैं। कौन से हैं? अयोगवाह। तो आपकी अंग और आपका आहा, अंग और आहा जो हैं वो आपके अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, ठीक है। कौन सी है? अयोगवाह है। ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? अयोगवाह। यानी इसको हम इस तरह से भी दर्शाते हैं और इनको हम इस तरह से दर्शाते हैं। इसको अंग कहते हैं और इसको आहा कहते हैं। इसको हम ऐसे गोल कर दें और इसको हम ऐसे कर दें, तो ये अंग है और ये आहा है। इस तरह से भी इसको दर्शा देते हैं। लेकिन अगर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपका टीजीटी वगैरह में, और पीजीटी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्चारण की दृष्टि से अंग आहा क्या है, या फिर लेखन की दृष्टि से अंग आहा क्या होते हैं, ठीक है। तो अंग आहा ध्वनियाँ लेखन की दृष्टि से स्वर हैं, लेखन की दृष्टि से क्या है? स्वर हैं, और उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए परिभाषा, यानी अंग और आहा जो ध्वनियाँ हैं क्या है? अंग और आहा ध्वनियाँ, अंग आहा ध्वनियाँ जो है लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से ये क्या चीज है? लेखन की दृष्टि से ये स्वर है। क्या है? स्वर है। अंग आहा जो है लेखन की दृष्टि से क्या है? आपके स्वर हैं। लेकिन अंग और आहा जो है लेखन की दृष्टि से क्या है आपका? लेखन की दृष्टि से ये हो गए स्वर, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से ये क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। उच्चारण की दृष्टि से अंग आहा को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और क्या है? अंग आहा को लेखन की दृष्टि से हम स्वर कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उच्चारण की दृष्टि से अंग आहा को क्या कहते हैं, और आपका अब उच्चारण की दृष्टि से या लेखन की दृष्टि से अंग और आहा को क्या कहते हैं, और अंग आहा का नाम भी क्या है? यानी अयोगाह ध्वनियाँ होती हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ ये हैं। अब देखिए इसमें आगत व्यंजन हो गए और अयोगाह ध्वनियाँ हो गए, अल्पप्राण महाप्राण सारी ध्वनियाँ हो गई। अब इसके अलावा भी आपके एक होता है आपका क्या? उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी आपके रह गए हैं। अब देखिए उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, अगला आपका जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, और आपका होता है, इसी को कहते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी को आप उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं आपके? जो अड़ा और अड़ा होता है, ठीक है। जैसे अड़ा, अड़ा जो इस तरह से बनता है आपका, और पढ़ना, जिसको पढ़ना अड़ा बनाते हैं, अड़ा और अड़ा, इसको क्या कहते हैं आपका? द्विगुण व्यंजन के नाम से या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, ठीक है। तो आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो आपकी जो सीरीज है आज की, उसमें आपका अल्पप्राण महाप्राण और आपके अघोष सघोष और आपके अयोगाह ध्वनियाँ और आपका क्या है उत्क्षिप्त ध्वनियाँ, इसके बारे में मैंने बताया था।
मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। इसके बाद जो मैं सीरीज कराऊंगा वो होगी क्वेश्चनों की, जो कि आपकी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन होंगे।